हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल भाभा ऑनलाइन स्टडी में। दोस्तों, आज मैं फिर उपस्थित हो गया हूँ लेकर के आपको पृथ्वी व उसकी संरचना के बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन 25 क्वेश्चन हैं इसमें। इसका पीडीएफ भी आप डिस्क्रिप्शन लिंक से प्राप्त करके डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद उसका सेट प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, यदि एक प्रेक्षक तारों को क्षितिज से लंबवत उठते देखता है तो वह अवस्थित होता है। इसका आंसर कर लीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा पर। तो ये क्षितिज स्थिति जो होती है यह एक आभासी या काल्पनिक स्थिति होती है जो बहुत दूर पर आकाश और धरती को मिलते हुए नज़र आते हुए यह दिखाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सी अक्षांशीय पेटी शांत अक्षांश के नाम से जानी जाती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 0 से 5 डिग्री उत्तर एवं दक्षिण। इसका विश्लेषण आगे चल करके अगले प्रश्न पर करते हैं। अफ्रीका की कांगो नदी 2 बार काटती है। इसमें रेखा बताना है, किस रेखा को 2 बार काटती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। और लिम्पोपो नदी है जो कि मकर रेखा को 2 बार काटती है। तो इसको याद रखने के लिए अपना कुछ लॉजिक या ट्रिक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कांगो के बीच में बिंदु है तो ये भूमध्य रेखा मध्य, तो इससे याद हो जाएगा, कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। चलिए आगे अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, शून्य अंश अक्षांश व देशांतर अवस्थित है। आंसर कर लीजिए इसका। इसका आंसर हो जाएगा ए, अटलांटिक महासागर। इसमें क्या होता है, जब ये पृथ्वी हो गया, ये आपका भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा हो गया, और 0 डिग्री देशांतर जो कि ग्रीनविच से होकर के गुजरती है, वो इस जगह पर दोनों मिलती है जो कि अटलांटिक महासागर में यह जगह स्थित है। इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अटलांटिक महासागर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चुंबकीय वेधशाला जिसका उद्घाटन 30 मार्च 2015 को किया गया अवस्थित है। इसका आंसर हो जाएगा डी, पोर्ट ब्लेयर। इसमें 2015 में उस समय के केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री, जो वर्तमान में अभी स्वास्थ्य मंत्री हैं, डॉक्टर हर्षवर्धन, उनके द्वारा यहाँ इसका उद्घाटन किया गया था। चुंबकीय वेधशाला जो कि निकोबार में स्थित है, पोर्ट ब्लेयर में, निकोबार अंडमान निकोबार की राजधानी है। और इसका इस्तेमाल जो है, चुंबकीय वेधशाला का इस्तेमाल भूकंप के संकेतों को नापने या जांचने में किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जब 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर मध्याह्न हो तो प्रातः के 6:30 किस देशांतर पर बजेंगे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 0 डिग्री पूर्वी या पश्चिमी देशांतर पर। इसमें क्या होगा, जब 82.5 डिग्री, मतलब ये अपना इलाहाबाद का नैनी से जो रेखा गुजरती है वो 82.5 डिग्री पर स्थित है। तो इसमें क्या होता है कि जब हम लोग देशांतर में पूरब की ओर बढ़ते हैं तो समय बढ़ता है, और जब पश्चिम की ओर जाते हैं तो समय घटता है। तो 6:30 बजे और मध्याह्न हो रहा है तो 12 बजे, दोनों में अंतर 5 घंटे का है। तो जब हम 5 घंटा पीछे जाएंगे तो हम चाहे इस तरफ से पहुँचें या 0 डिग्री पर, चाहे उधर से, तो ये 0 डिग्री पूर्वी या पश्चिमी पर हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विषुव के वर्ष 2 काल जब दिन और रात बराबर होते हैं। इसका आंसर बताइए। इसका आंसर हो जाएगा 21 मार्च और 23 सितंबर। इसमें क्या होता है कि जब सूर्य की किरण जो है भूमध्य रेखा पर पड़ती है
दिन और रात जो है जब दोनों बराबर हो जाता है तो उसी में 21 मार्च और 23 सितंबर को जो है, जिसमें कि 21 मार्च को वसंत विषुव के नाम से जानते हैं और 23 सितंबर को शरद विषुव के नाम से जानते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री से कितनी बार विचलित होती है? ऐसा क्वेश्चन आप जब मैप का अध्ययन करेंगे ढंग से तो ज़्यादा आसानी से इसको बना पाएंगे। इसका आंसर हो जाएगा ए, 3 बार। इसमें क्या होता है, जो 1884 ईस्वी में जो बैठक की गई थी जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के निर्धारण के लिए वाशिंगटन में, तो वहाँ पर क्या, जो जब वो रेखा 180 डिग्री के देशांतर गुजरती है तो उसके बीच में कुछ स्थल मंडल पड़ जाते हैं। तो स्थल मंडल अगर एक देश 2 भाग में बट जाएगा तो उसके कारण से एक देश का समय में बहुत दिन में अंतर हो जाएगा, इसीलिए उसको स्थल मंडल बीच में ना आए तो उसी के कारण स्थल मंडल नहीं, उसको जल मंडल होकर के, मतलब जल से होकर के गुजारा गया है, जिसके कारण कि वो 3 बार जो है दाएं बाएं होकर के मुड़ती है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा 3। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अक्षांशीय कटिबंध को जनसंख्या की गुत्थी के रूप में जाना जाता है? चलिए इसका आंसर हो जाएगा 20 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश। जब आप मैप को ध्यान से देखेंगे तो जब भूमध्य रेखा से ऊपर का ये 20 डिग्री से 40 डिग्री का अक्षांश का जो ये क्षेत्र है, यहाँ पर सर्वाधिक जो घना आबादी वाला देश है या क्षेत्र है वो इसी बीच मिलता है, इसी के कारण से इसको जनसंख्या की गुत्थी के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यदि वायुमंडल नहीं होता तो दिन की अवधि, इसका आंसर हो जाएगा कम होती। वायुमंडल नहीं होने से दिन की अवधि ऑटोमेटिक है कि कम होगा, क्योंकि जब वायुमंडल नहीं होगा तो प्रकाश को फैलने के लिए माध्यम नहीं मिलेगा, और जब माध्यम नहीं मिलेगा तो फिर दिन का अवधि कम होना है, स्वाभाविक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पृथ्वी अपने परिक्रमण पथ से सूर्य, यहाँ पर सूर्य होगा, सूर्य के चारों ओर किस वेग से चक्कर लगाती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 29.8 किलोमीटर पर सेकंड। इस स्पीड से जो है पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक अंश में कितना मिनट होता है? इसका आंसर हो जाएगा एक अंश। एक अंश का मतलब हुआ एक, इसको डिग्री भी बोलते हैं, तो एक अंश बराबर होता है 60 मिनट। 60 मिनट को ऐसे दर्शाते हैं और सेकेंड को ऐसे दर्शाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 2 अक्षांश के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा बी, जोन। 2 अक्षांशों के बीच की दूरी जो कि समानांतर होते हैं उसको जोन कहा जाता है, और 2 देशांतर के बीच की दूरी जो कि एक समान नहीं होते हैं उनको गोरे कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्रग्रहण नहीं होता है, इसका कारण है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चंद्रमा और पृथ्वी के कक्षा पथ में 5 डिग्री का अंतर है, जिसके कारण से दोनों एक सामने नहीं आ पाते हैं, इसीलिए जो है चंद्रग्रहण हमेशा नहीं होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 45 डिग्री से 66 डिग्री उत्तर और दक्षिणी अक्षांशों के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शीतोष्ण कटिबंध। आजकल लगभग ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न ये आपको मैप का जो पढ़ाई किए हैं या पढ़ते हैं उनको ज़्यादा आसानी होगा इसको पढ़ने में या बनाने में। इसमें क्या होता है कि शीतोष्ण कटिबंध 45 डिग्री से 66, चाहे उत्तरी हो चाहे दक्षिणी हो, उसको शीतोष्ण बोलते हैं। इसमें क्या होगा, जैसे 0 से इधर 30 डिग्री दोनों तरफ, इसको आप उष्ण कटिबंध बोलते हैं, ठीक है।
उसके बाद आपका 30 डिग्री से लेकर के यहाँ 45 तक आ जाइए दोनों तरफ, उसको आप 45 तक वाले को उपोष्ण बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद 45 से लेकर के 66 ये वाला बीच वाला, इसको आप दोनों तरफ होगा तो इसको आप शीतोष्ण बोलते हैं, जो कि यहाँ पर देख रहे हैं। और उसके बाद जो इधर लास्ट में इधर दोनों ध्रुव की तरफ बच गया, ध्रुव है इसीलिए इसको ध्रुवीय कटिबंध बोलते हैं। इसको ध्यान में रखेंगे, बहुत आसान है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। बाह्य क्रोड तथा आंतरिक क्रोड के सीमा क्षेत्र को किस नाम से जानते हैं? चलिए इसका आंसर करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ए, लेहमन असंबद्धता। इसको ऐसे देखते हैं, ये पृथ्वी का एक भाग हो गया यहाँ, इसको 3 भाग में बांटते हैं। पहले 1 2, ये हो गया आपका ये भूपर्पटी, इसको मेंटल बोलते हैं। और ये आपका क्रोर या क्रोड हो गया। तो इसमें से इसके बीच भी एक आभासीय, इसको भी 2 भाग में बांटा गया है, जैसे कि ऊपरी क्रोड और निचली क्रोड। तो ये जो ऊपरी क्रोड और निचली क्रोड का बीच का ये जो है, इसको हम बोलते हैं लेहमन असंबद्धता। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सियाल, सीमा और नीफे के रूप में भूगर्भ का विभाजन किसके द्वारा किया गया? तो इसमें भी वही सेम चीज होगा, जो पृथ्वी को जो 3 भाग में बांटा गया है, तो ऊपर वाले को सियाल बोलते हैं, बीच वाले को सीमा बोलते हैं, सीमा, और नीचे वाले को नीफे बोलते हैं। तो ये जो है इसका नामकरण जो है ये स्वेस द्वारा किया गया था। इनका पूरा नाम एडवर्ड स्वेस है, इसको याद रख लीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न है, निम्न में से किसको पॉइंट ऑफ द अर्थ कहा जाता है? इसका आंसर कर लीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेंटल को जो है पॉइंट ऑफ द अर्थ कहा जाता है, क्योंकि ये मिडिल में होता है, इसीलिए ये क्षेत्र जो है पॉइंट ऑफ द अर्थ कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पृथ्वी के कोर में किस तत्व की प्रधानता होती है? अभी हम पीछे यही आंसर बता रहे थे। चलिए इसको भी सेम है, उम्मीद आप जरूर कर लिए होंगे आंसर इसका। वही 3 भाग में जो है, तो इसमें कोर बोलते हैं इसको, तो नीफे बोलते हैं। नीफे मतलब Ni निकेल और Fe से फेरस, तो नीफे हो गया। ये बहुत आसान प्रश्न था। चलिए अगला देखते हैं। भूपर्पटी पर पाया जाने वाला विभिन्न तत्वों की मात्रा में अधिकता किसकी होती है? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, इसीलिए चलिए इसको देख लीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑक्सीजन। इसका प्रतिशत भी बता देते हैं। इसका जो है ऑक्सीजन होता है 46%। उसके बाद आपका पाया जाता है सिलिका, जो कि आपको 28% होता है। उसके बाद एल्युमिनियम होता है, जो कि आपको ये हो गया 8%। उसके बाद लोहा होता है, जो कि 6% होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किस प्रांत से होकर कर्क रेखा गुजरती है? चलिए 8 राज्यों से गुजरती है, आप जानते होंगे। इसका आंसर हो जाएगा मिजोरम। भारत की 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, जिसको कि आप मैप से तो याद आराम से रख सकते हैं, या कुछ ट्रिक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लोग ट्रिक इस्तेमाल करते हैं, ऐसे में बोलते हैं मित्र पर गमछा झाड़ू बोल करके, तो उसको देख सकते हैं। उसके ट्रिक याद मत रखिए, आप जो है अपना उधर से याद रखिए। जैसे उधर से राजस्थान हो गया, सबसे पहले तो गुजरात आता है, ठीक है। फिर पश्चिम की ओर से चलेंगे तो फिर राजस्थान आएगा, फिर MP आएगा, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर बंगाल, फिर त्रिपुरा और फिर मिजोरम। चलिए देखते हैं। बताना है डोलड्रम निम्न में से किस अक्षांश के मध्य स्थित है? इसी के कारण दूसरा नंबर का क्वेश्चन आपको याद होगा, छोड़ दिए थे, जिसका विश्लेषण नहीं किए थे, तो इसको देख लीजिए। इसका आंसर हो जाएगा बी, 5 डिग्री साउथ से 10 डिग्री साउथ। आज का सारा क्वेश्चन पृथ्वी से संबंधित है, इसीलिए हर बार मैप बनाना पड़ रहा है। तो ये हो गया पृथ्वी आपका, और इसके 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री दक्षिण। ये यहाँ पर निम्न दाब का क्षेत्र होता है,
इसीलिए इसको शांत अक्षांश, निम्न दाब का क्षेत्र होता है, इसीलिए इसको शांत अक्षांश या फिर इसको डोल्ड्रम भी कहा जाता है। तो उसके अनुसार से यहाँ पर आप देख सकते हैं, जब ऑप्शन आप देखेंगे तो यहाँ पर 5 डिग्री दिया हुआ है और 10 डिग्री साउथ, मतलब ये वाला क्षेत्र जो है इसीलिए डोल्ड्रम, इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला देखते हैं। पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक रहती है। चलिए इसका क्वेश्चन करिए, आंसर करिए। इसका आंसर हो जाएगा 23 डिग्री अक्षांश के पास। दोस्तों इसका क्या होता है कि 15 डिग्री जो है, 15 डिग्री से 30 डिग्री, ये अक्षांश जो है 15 से 30 डिग्री के बीच का, यहाँ पर उष्ण मरुस्थलीय जलवायु पाई जाती है, आप पढ़े होंगे। इसी के कारण से ये जो इस के बीच का जो क्षेत्र है, यहाँ पर मरुभूमि पाए जाने की ज़्यादा संभावना रहती है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित देशांतर में से कौन सा एक भारतीय मानक समय को निर्धारित करता है? ये बहुत ही आसान प्रश्न है, आपने बहुतों बार पढ़ा होगा, बहुत साधारण सा क्वेश्चन। चलिए आंसर करिए इसका। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 82.5 डिग्री, जो कि इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है, वह देशांतर रेखा है। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न। चंद्रमा के पलायन वेग का मान होता है? आंसर करिए। चलिए 1 नंबर, इसका आंसर हो जाएगा 2.4 किलोमीटर प्रति सेकंड, और ये जो है 11.2, ये आपका पृथ्वी का पलायन वेग होता है, ठीक है। और ये 42 जो ये जो सूर्य का पलायन वेग होता है। चलिए कोशिश यही है कि हर एक प्रश्न में 1 से 2 3 प्रश्न और निकल आए। चलिए ये क्वेश्चन जो कि रोज़ की तरह है, इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। सर्वाधिक मौसम विषमताएं पाई जाती है? आंसर है, ऑप्शन दिया हुआ है, मध्य अक्षांश, निम्न अक्षांश, उच्च अक्षांश और ध्रुवीय प्रदेश। इसको आपको करना है, ठीक है। तो दोस्तों कैसा लगा आज का ये क्वेश्चन, और आपके कितने नंबर आए ये ज़रूर बिल्कुल कमेंट में करिएगा। और क्या, बस वही करिए रोज़ की तरह, लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब। चलिए ओके बाय।